आदमी पार्टी केजरीवाल को 2024 में मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या आम आदमी पार्टी ने खुद को 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है और वो खुद को 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी का सबसे बड़ा विकल्प मान रही है? इसी पर आज हमारी ये बहस है कि ठेके पर दाव, निशाना क्या 2024 के चुनाव पर है? क्या 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा? अगर कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का है मनीष सिसोदिया के लिए? क्या मोदी विरोध से ठेके का सच छिप जाएगा? और 24 की तैयारी में कितनों की दावेदारी है? क्योंकि भूले नहीं, टीएमसी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, इन सब का क्या होगा? अब तो जेडीयू भी, नीतीश कुमार भी साथ छोड़ दिया बीजेपी का, और कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 2024 के इलेक्शन पर उनकी नजर है। तो दावेदारी है किसकी 2024 के लिए? ये बड़े सवाल है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ है। तौसीफ हमारे साथ है, तौसीफ अहमद खान, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ आरपी सिंह हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। और हमारे साथ अमीक जमई है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन आरपी सिंह जी, ये क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया कह रहे हैं तो 2024 की लड़ाई है। दिल्ली उनसे संभल नहीं रही, पंजाब उनसे संभल नहीं रहा, और 2024 की लड़ाई है। वाराणसी गए थे पिछली बार, जमानत जब्त हुई थी 2014 के अंदर, डुबकी लगा कर आए थे, बोले मैं वाराणसी छोड़ूंगा नहीं, वापस जाऊंगा नहीं, हारूं या जीतूं यहीं रहूंगा। उसके बाद पता है ना सबको कि कैसे यहाँ आकर झूठी कस्में खाकर फिर वापस से सरकार यहाँ बना रही थी कांग्रेस और मिलकर। तो केजरीवाल साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोगों को ध्यान भटकाने के लिए। असल में मेन मुद्दे से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए सारा काम हो रहा है। मेन मुद्दा क्या है कि भैया 174.36 करोड़, मैं बाकी सब बातें नहीं कर रहा, 174.36 करोड़ का हिसाब दे दो, जो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर के पास आना चाहिए था और दिल्ली के काम लगना चाहिए था। आपने उसमें से 144.36 करोड़ की एक रेवड़ी बांटी। आपने लोगों को जिन्होंने पैसा पे करना था एक्साइज का, उनको आपने माफ कर दिया, और 30 करोड़ पे जो सरकार के खाते में आया था वो आपने वापस उठा दिया। वो L1 दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, और रिकॉर्ड में साथ कह रहा हूं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता किसी को टेंडर अलॉट हो, L1 हो, उसका अर्नेस्ट मनी आया हो, वो अपनी टेंडर की शर्तें पूरी ना कर सके और आप L1 पैसा उसको वापस दे दें। ये कहकर नहीं भाई तो बेचारा ये नहीं कर पाया तो। और आपको किसने छूट दी? कोई आपके पास कैबिनेट की अप्रूवल थी क्या? जब पकड़े गए, जब रेड फ्लैग किया दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने, उसके बाद फटाफट एक बैक में जाकर कोशिश की कि हम पोस्ट फैक्टर्स को अप्रूव करा लें, और एक कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं। वो कैबिनेट मीटिंग में भी अपनी जो कार्रवाई उसे पूरी नहीं करते। इन मुद्दों के जवाब दें। पंजाब में जो 2% से 12.5%, उसकी भी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। 2% से 12.5% जो कार्टेल के पैसे बढ़ा दिए, जो उनकी कमाई का सोर्स बढ़ा दिया 2 से 12.5% कर उसकी भी सीबीआई की जांच मांग लो। चिंता मत करो, उसकी भी सीबीआई जांच होगी। तो ये तो हर एक छोटी बात हो, आज पंजाब के अंदर जब से इनकी सरकार आई है, रोज एक बड़ी हत्या होती है, बड़ी हत्या, जो नॉन फेसेस की हत्या हो रही लगातार। सर अभी मुद्दे पर रहते हैं सर, और थोड़ा सा दर्शकों को क्लैरिटी रहे, और दिल्ली की बात करते हैं। मैं दिल्ली पे फोकस करना चाहती क्योंकि मेरी बहस का मुद्दा वो है। हमारे साथ रीना गुप्ता जी भी है। रीना जी, आपको मैं रीना गुप्ता कहूं तो उम्मीद है मुझे आपको आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हर पैनलिस्ट को मैं नाम से ही पुकार रही हूं, तो उम्मीद है आपको इस बात पर आपत्ति नहीं होगी, आपको उसमें बदतमीजी दिखाई नहीं देगी। जी, तो मैम आपका जवाब। सवाल क्या है अदिति जी? मैंने लेट ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया। सवाल सिंपल सा है जी। सवाल ये है, ये जो ठेका नीति है इस पर सवाल उठ रहा है। ये रेवड़ी और बेवड़ों की सरकार है, ये कहा जा रहा है। इस पर आपका जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय बुरी तरह डरी हुई है आम आदमी पार्टी से। कल इन्होंने क्या करा? कल भेजी इन्होंने अपनी सीबीआई, 14-15 घंटे बैठी रही सीबीआई। उसको क्या मिला? ये शिक्षा की किताबें मिली, कुछ नहीं मिला सीबीआई को 14 घंटे में, क्योंकि हमारे सारे मंत्री एकदम ईमानदार हैं। बाकी आप देखिए, बाकी जगह सीबीआई जाती है तो वहां पे कैश मिलता है, सोना मिलता है, जेवर मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे सिर्फ पेन, पेंसिल और कैसे दिल्ली की स्कूलों को अच्छा बना सकते हैं उसके बारे में किताबें मिली। तो घोटाला तो कुछ हुआ नहीं है। इशू तो बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह डरी हुई है कि कैसे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी अब हिमाचल में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं,
सोमवार को फिर जा रहे हैं गुजरात में जहां पे इनका बुरी तरह से अवैध शराब का जो कारोबार चल रहा है। हर महीने वहां ड्रग्स मिलती है, 10,000 करोड़ की ड्रग्स मिली अभी पिछले हफ्ते। वहां पे एक ऐसा स्टेट जहां पे सालों से नशाबंदी है, वहां पे कैसे शराब का कारोबार चल रहा है, वहां पे क्यों नहीं ईडी की रेड हो रही किसी के ऊपर, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में शराब का कारोबार चल रहा है, ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। पिछले महीने मोदी जी ने खुद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया था, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले दिन बह गया, तो मोदी जी के ऊपर कब सीबीआई की रेड होने वाली है? ये तो जो मूलभूत सवाल है उनका कोई जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। इनका सिर्फ एक ही इनका मकसद है कि कैसे आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करिए। हम तो शुरू से कह रहे थे कि सिसोदिया जी के रेड होने वाली है और सिसोदिया जी के इन्होंने रेड कर दिया। आप देखिएगा आदित्य जी, आने वाले दिनों में हमारे बहुत नेताओं पे रेड होगी। करिए रेड आप, कोई डरने वाले नहीं है हम, कोई नहीं टूटने वाला है, कोई नहीं डरने वाला है। आरपी सिंह वही एग्जैक्टली जो आरपी सिंह कर रहे थे कि दिल्ली के अलावा और राज्यों की भी बात करते थे। मैडम आप भी वही कर रही हैं, आप भी चली गई गुजरात, आप भी चली गई उत्तर प्रदेश। मैं ये चाहती हूं कि हम मुद्दे पर रहें और टू द पॉइंट बात करें ताकि दर्शकों को क्लैरिटी मिले। आरपी सिंह जी ये क्लेम कर रही हैं कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। आपकी पार्टी अरविंद केजरीवाल से डरती है, ये इनका दावा है। जी जी जी, हम तो बहुत डरते हैं, झूठों से तो डरना ही चाहिए। जो लगातार निरंतर झूठ की डुगडुगी बजाय उनसे डरना ही चाहिए। परंतु जरा मूल बात पे बता दें जी, दुनिया के कौन से टेंडर प्रोसीजर के अंदर ये लिखा गया है कि जो L1 ठेका उठा ले, L1 टेंडर ले ले, उसका अर्नेस्ट मनी आप वापस दे? तो अब बता दें दिया नहीं दिया, ये हाँ या ना कर दें, और उस पर फिर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेने के जबकि चीफ सेक्रेटरी ने जवाब ले लीजिए आरपी सिंह, बिल्कुल जवाब दे। नहीं सर, आप एक टू द पॉइंट जवाब लीजिए। रीना गुप्ता, टू द पॉइंट, नो जुमलेबाजी, टू द पॉइंट विद फैक्ट्स। टेक्निकल बात है, उसको समझिएगा, मुझे समय दीजिएगा समझाने का। देखिए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में एक शराब का ठेका खोलना था, एक लाइसेंस दिया जाना था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, जिसको भी हाईएस्ट बिडर जो होगा उसको जब लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद हम बैकग्राउंड चेक करके अप्रूवल देंगे। जो हाईएस्ट बिडर था उसको अप्रूवल नहीं मिली, जो सेकंड हाईएस्ट बिडर था उसको अप्रूवल मिल गई। लेकिन सेकंड हाईएस्ट बिडर को अगर हम लाइसेंस दे देते तो सरकार को रेवेन्यू लॉस होता। तो सेकंड हाईएस्ट बिडर ने कहा कि मैं हाईएस्ट बिडर की बिड को मैच करूंगा। आरपीजी समझ रहे हैं? हाईएस्ट बिडर की बिड को मैच करूंगा। हाईएस्ट बिडर की बिड को मैच हुई, सरकार को कोई लॉस नहीं हुआ। जो पहला वाला जो था, जिसको पहले लाइसेंस मिला था, वो कोर्ट गया। उसने कोर्ट में कहा कि देखिए भाई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुझे क्लियरेंस नहीं मिली तो मेरा अर्नेस्ट मनी वापस होना चाहिए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया इसका अर्नेस्ट मनी वापस करो, तो इसमें कहां से घोटाला हो गया? अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समझ आप जवाब ले लीजिए। मैं आप जवाब ले लीजिए रीना गुप्ता, रीना गुप्ता जवाब ले लीजिए। आरपी सिंह कुछ पढ़ के आए ढंग से तो समझ में आए कि इशू क्या है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, जवाब ले लीजिए। जी, मैंने कहा था ना मैं डरता हूं, झूठ से डरता हूं। मेरा चैलेंज स्वीकार करेंगे, ये हाई कोर्ट का कौन सा ऑर्डर है जिससे हाई कोर्ट ने कहा कि जिसका L1 था उसका अर्नेस्ट मनी वापस दो? ये झूठ था। मैं आपके चैनल पे आके झूठ बोले अदिति, मैंने देखो अच्छी बात नहीं ये होगी। अब ये बहन है हमारी, इसलिए हम बीच में ठोकेंगे नहीं। बहन, मैं आपसे ऊंचा बोल सकता हूं और अच्छा बोल सकता हूं, कृपा कर जरा अच्छा नहीं। तो सुनिए जी, तो अगर किसी ने 30 करोड़ रुपया आपका सरकार का, आपने उसको वापस देना, तो आप हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट, चलो मैं आपकी बात एक बार झूठ को मान भी लूं, आप हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट जाकर आपने उसको क्यों नहीं क्रैश कराया? क्योंकि एक आदमी ने बिड किया ये जांच करने के बाद कि मेरे को वहां पर अप्रूवल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आपका काम नहीं था। इसका तो आपकी सांठगांठ है उसके साथ, जो आप उसकी इतनी चिंता कर रहे हैं, जब उसकी इतनी चिंता कर रहे हैं, इसका तो आपकी सांठगांठ है। आपने उस 30 करोड़ में क्या घोटाला किया था, क्या घपला किया था, क्या लेन देन की थी, इसलिए तो आपको वापस देने पड़े, इसलिए तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। तो मैं जवाब दे दूं, सुप्रीम कोर्ट जवाब दे दूं।
जब सरकार को कोई रेवेन्यू लॉस ही नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? सरकार क्यों जाएगी? आप बताइए कैसे नहीं हुआ? जो पैसा सरकार की जेब में था, एक व्यक्ति के अपने मनी जमा किया, उसको आपको वापस देने का अधिकार किसने दिया? आपको उसको वापस देने का अधिकार किसने दिया? मनीष कोर्ट ने दिया सर, कोर्ट ने। ये बता दीजिए मेरे को। कोर्ट ने दिया। कोर्ट का आपने, अच्छा आप मतलब आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? मेरा दूसरा रीना गुप्ता, आरपी सिंह, मैं दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। रीना गुप्ता और आरपी सिंह, मैं दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। किस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की ये जो जंग है लगातार तेज हो रही है। मनीष सिसोदिया को अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया, सुन लीजिए। 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं 2024 में भी हम जनता के दरबार में जाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। पहले जैसे 282 जीते, फिर 303 जीते, अब उससे ज्यादा आगे जीतकर फिर 2024 में नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार बनाएंगे। रीना गुप्ता, 2024 जिसमें अभी वक्त बाकी है, 2024 को चुनाव अभी से दिखाई दे रहा है, क्या कनेक्शन है? देखिए, आज की तारीख में अगर कोई एक चेहरा है जो पूरे देश में लोकप्रिय है, वो अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन लॉन्च किया, उसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीबीआई को भेज दिया हमारे यहाँ रेड डालने। जहां भी अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, सब जगह दिल्ली के स्कूलों की, दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक्स की, दिल्ली की बढ़िया व्यवस्था के चर्चे हैं। सब जगह लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भी इस तरह के स्कूल बने। कौन नहीं चाहेगा कि सरकारी स्कूल बढ़िया बने? कौन नहीं चाहेगा कि हमारे देश को अच्छा भविष्य मिले? तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने पिछले 8 साल से पूरे देश में इकोनॉमी को मिसमैनेज किया है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, और जो इन्होंने अपने जो दोस्तों के लिए जो इतना ज्यादा इन्होंने दोस्तवाद किया करा है, जो 11,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपने दोस्तों के माफ किए हैं, कि किसी से छुपा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का पाप का घड़ा भर चुका है और जनता देख रही है कि किस तरह से आप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो ईमानदार लोग जिन्होंने दिल्ली को बढ़िया स्कूल दिए, बढ़िया अस्पताल दिए, उनको आप परेशान कर रहे हैं। और जनता इस बात का जवाब देने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिएगा अदिति जी। मैम, जनता तो जवाब देगी, जनता को जवाब देना आता है और वो काम का आकलन करना भी जानती है। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, चार्जेस करप्शन के हैं और आप उसमें शिक्षा, आप उसमें हेल्थ की बात कर रही हैं, और मैं आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बुनियाद पर खड़ी है। मैम, ये वो पार्टी थी जो दावा करती थी कि आरोप लगे तो जांच होनी चाहिए, जिस पर आरोप लगे उससे इस्तीफे दे देने चाहिए, शुचिता की बात करती थी। तो मैम, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं ये इस सवाल का जवाब 36 घंटे से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिला नहीं है। उम्मीद है आप दे देंगी। बिल्कुल अदिति जी, हम आज भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी आरोप लगे, अदिति जी आपको याद होगा, आप तो बहुत पुरानी पत्रकार हैं, पिछले 8 साल में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो हमारे खिलाफ इन्होंने नहीं यूज करी? सीबीआई, दिल्ली पुलिस, सब इनकम टैक्स, सब कुछ यूज किया। केजरीवाल जी के ऊपर रेड डाली इन्होंने, उनके बेडरूम में घुस के गए, क्या मिला? 4 पुराने मफलर। सिसोदिया जी पे पहले रेड डाल चुके हैं। हमारे एमएलए के खिलाफ 150 मुकदमे किए, सारे के सारे 22 बरी हो गए। तो ये तो कर रहे हैं अपना काम और ये करते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे अपने ये भी जो पालतू तोते हमारे ऊपर हैं, छोड़ने दीजिए। लेकिन अदिति जी क्या होता है? नहीं मैडम, मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं वापस आऊंगी आपके पास क्योंकि मैंने आपको बहुत वक्त दिया है। मैंने आपको बहुत वक्त दिया रीना गुप्ता। आरपी सिंह से भी मैं जवाब लूंगी। 10 सेकंड और दीजिए। मैम, मेरा सवाल ये है, मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। मैम, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज।
मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बुनियाद पर खड़ी पार्टी, अगर उसके किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो जांच होनी चाहिए या जांच नहीं होनी चाहिए? मेरा बहुत बेसिक सवाल है। इस बेसिक सवाल का आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच हो रही है। हमने जांच को कब रोका? सीबीआई कल बैठी वहां पे 14 घंटे। जो सीबीआई को चाहिए था सारा कोऑपरेशन किया। जांच हो जाने दीजिए, जांच हो जाने दीजिए, क्योंकि हम बीते 24 घंटे में क्या देख रहे हैं, 36 घंटे में मैम जी। लेकिन आदित्य जी क्या होता है, आप रोज भेज दीजिए जांच करने के लिए, आप अंदर कर दीजिए हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को। जो ये नेता मंत्री जो काम करना चाहते थे, आज जो मनीष सिसोदिया स्कूल्स के बारे में निर्णय लेना चाहते थे, वो तो आपने सारा टाइम वेस्ट कर दिया ना। तो दिल्ली की जनता के लिए जो निर्णय लेना चाहते थे, वो आपने सारा टाइम वेस्ट किया। उसके बाद क्या होता है? जांच के 6 महीने बाद, 1 साल बाद कोई इनोसेंट है या कोई गिल्टी है, इस काम का जिम्मेदारी अदालतों की, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की, जो वो आरोप लगाती हैं उसे सही साबित करने की इनकी है। और ये काम मैं इन इंस्टीट्यूशंस पर ही छोड़ देती हूँ। लेकिन जो राजनीति हुई है, और खास तौर पर इस बात को मैं बार बार उठाती आई हूँ कि अगर बात भ्रष्टाचार की हो रही है तो उस मुद्दे से डेविएट नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर आम आदमी पार्टी जो ये कहकर आई, जिसे बड़ा जन समर्थन मिला कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, कांग्रेस से, बीजेपी से सबसे जुदा है, क्योंकि वो राजनीतिक शुचिता की बात करती है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम से आई है। तो मैं ऐसे में ये सवाल उठेंगे। आरपी सिंह जी 20 सेकंड है सर आपके पास। उसके बाद मुझे दूसरे पैनलिस्ट को इंक्लूड करना है इस डिस्कशन के अंदर, उन्हें इन्वॉल्व करना है जल्दी से, प्लीज सर। हमारे केजरीवाल साहब, मैंने सब चेक कर लिया, सब डॉक्यूमेंट चेक करके कोर्ट में गए, कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा हम नहीं दे सकते पे। और ये स्कूल का गाना गाते हैं हर पर। मैं एक फिगर देता हूँ, 10,054 स्कूल है दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर लगभग 701 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, और 745 स्कूल में वहां पे विज्ञानी पढ़ा जाता है। और 1,50,000, ये सब आरटीआई के जवाब हैं। और 1 लाख बच्चे ऐसा है जो 9वीं 10वीं का हर साल ड्रॉप आउट होता है। मनीष सिसोदिया साहब का बच्चा नोएडा में पढ़ता था, केजरीवाल साहब का बेटा नोएडा में पढ़ता था। वो कभी सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं गए, वो सबके सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। तो ये तो इनका मॉडल है। और जब ये बीमार होते हैं, ये कभी किसी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराते अपना। अभी जब कोरोना आया था, देख ली थी ना एलएनजेपी के हॉस्पिटल की हालत क्या थी। ये तो डर के मारे कहेंगे, ये तो देश के होम मिनिस्टर थे अमित शाह जी, जो वहां गए, वहां की परिस्थिति थी कि अभी स्वतंत्र जैन जी जब हुए तब नहीं सर, आप मुद्दे पर रहेंगे तो बेहतर होगा। मुझे दूसरे गेस्ट को इंक्लूड करना है प्लीज सर। नहीं, मैं दूसरे गेस्ट को इंक्लूड करना चाहती हूँ। हम क्यों जा रहे हैं एजुकेशन पर, हम क्यों जा रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में? मेरा मुद्दा आज करप्शन को लेकर है और मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ। और दूसरा जो 2024 के साथ इसको जोड़कर देखा जा रहा है, तौसीफ अहमद खान, यहाँ पर आप सुन रहे हैं, रीना गुप्ता हो, मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हो, सबका दावा सिर्फ एक है, और वो दावा यही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक ही पार्टी है, और वो है आम आदमी पार्टी। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हर राज्य में एक ऑल्टरनेट विकल्प के तौर पे हर जगह पे रीजनल पार्टीज उठ के आएंगी। और अगर आप पंजाब देखें, दिल्ली देखें, तो यहाँ पे जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दे करके बहुत अच्छे अपने प्यार को दिया है। तो 2024 में अगर जिन जिन राज्य में आम आदमी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग सीट लेकर खड़ी है, वहां पे उनका मुकाबला मोदी से होगा। अगर आप आ जाइए बंगाल में, तो यहाँ पे मोदी का मुकाबला ममता बनर्जी से होगा। अगर आप चले जाइए महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे एनसीपी और शिवसेना का मुकाबला मोदी से होगा। ये एक हर नेशनल इलेक्शन जो है वो कई स्टेट इलेक्शन के तौर पे उसको चुनाव किया जाएगा। ये है कि तौसीफ अहमद खान, जो मेरा सवाल आपसे है वो ये सवाल है कि ये एक चेहरे के तौर पर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? हर राज्य में, हर क्षेत्र में कई चेहरे हैं, और हर क्षेत्र में वो चेहरे को ऊपर में जिम्मेदारी रहेगा कि वो बीजेपी के अगेंस्ट एक ऑल्टरनेट के तौर पे, जो कि जनता चाहती है, वो उनको एक ऑल्टरनेटिव दे। यही 2024 का स्ट्रेटेजी रहेगा। हर क्षेत्र में, चाहे आप साउथ में चले जाइए, वहां पे चाहे टीआरएस को ले लीजिए,
आप ऊपर उठेंगे तो बंगाल में ममता बनर्जी, आप लेफ्ट में आप जाएंगी वेस्ट की तरफ में तो वहां पे एनसीपी और शिवसेना है। आप दिल्ली और पंजाब देखेंगी तो वहां पे केजरीवाल आम आदमी पार्टी है। और जरूरत इस बात की है कि हर राज्य के लेवल पे जिस तरीके से राज्य का चुनाव लड़ा जाता है उसी तरीके से कुछ क्षेत्र में ये एक गठबंधन हो बीजेपी के खिलाफ। आप बिहार में भी देख लीजिए, मामला घूम चुका है, नीतीश कुमार और आरजेडी एक साथ है बीजेपी के खिलाफ। तो हर क्षेत्र में ये जो रीजनल पार्टीज है वो बीजेपी का सफाया करने वाली हैं और यही देश का भविष्य है कि एक ऑल्टरनेट के तौर पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि जनता नहीं चाहती, जनता ऊब चुकी है बीजेपी के चुनावी जुमलों से, बीजेपी के भाषणबाजी से। और जो देश को जरूरत है कि कोई ऐसी सरकार आए ऑल्टरनेट जो कि यहाँ पे महंगाई से मुक्ति दिलाए, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए, देश के डेवलपमेंट को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए, इन्फ्लेशन को घटाए। और ये जो बीजेपी के जो दोस्त हैं जिनका कर्जा हजारों हजार करोड़ रुपए वेव ऑफ कर दिया जाता है, उनको सब्सिडी दे दिया जाता है, इससे निजात दिलाए। ये बूट वाली सरकार, सूट एंड बूट वाली सरकार को हटा करके जो सरकार गरीबों को बारे में सोचे, जो आम जनता के बारे में सोचे, जो ऐसी पॉलिसीज लेकर के आए जिससे आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे तौसीफ अहमद खान। आपसे जो सवाल है आप उस सवाल का जवाब, तौसीफ अहमद खान मेरा आपसे जो सवाल है, नहीं एक सेकंड तौसीफ अहमद खान, जो मेरा सवाल है अमीर जमाई वही सवाल मेरा आपसे भी है। तौसीफ अहमद खान ने तो इस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल ये है कि जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को आपने सुना कि 2024 की लड़ाई तो मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगी, इस पर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि आपकी पार्टी अखिलेश यादव तो एक अलायंस बनाने की बात करते रहे हैं ना। हाँ अदिति, देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना संगठन है, अपनी सरकारें हैं, अपना एक उनका विजन है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके तहत वो अपने सपनों को, ड्रीम को रखने का इस डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको राइट है। हो सकता है कि कोई भी कह सकता है कि साहब हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ठीक है बनना चाहते हैं। अमित शाह जी कह सकते हैं अगला प्रधानमंत्री मैं बनना चाहता हूं, ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मुझे एक बात अदिति जी, मैं आपकी कल भी डिबेट देख रहा था, एक बात मुझे आज तक आपके एक सवाल से तो मैं सहमत हूं कि भाई जांच हो रही, इसमें समस्या क्या है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बीजेपी आरएसएस जो संस्कारी पार्टी है, जो गुजरात में शराबबंदी करती है और दिल्ली में शराबी बेवड़े, शराबखाने, मैखाने में कितने अच्छे से बेहतरी आए, कितने अच्छे से बेवड़ेबाजी का अड्डा खुले, इसके लिए बीजेपी आरएसएस लड़ रही है। ये मुझे बहुत हैरत करने वाली बात लगी है। दूसरी बात यह कि सिसोदिया जी के ऊपर जिस तरह की जांच बैठी है, सीबीआई ठीक है हमारे देश का एजेंसी है, वो जांच कर रही है, वो ईमानदार है। आपका पहला पॉइंट क्या रहा? आपका पहला पॉइंट मैं समझ नहीं पाई, प्लीज थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, क्योंकि दर्शकों की क्लैरिटी के लिए डिबेट है। आपने कहा जांच होनी चाहिए, फिर आपने एक लेकिन लगाया, क्या लेकिन? सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया जी अपने आप को सबसे ज्यादा देश का पहला अकेला आदमी, पहला और आखिरी आदमी, केजरीवाल जी भी कहते हैं कि मैं पहला और आखिरी आदमी हूं जो ईमानदार हूं। तो ठीक है जांच हो रही जिसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्यों समस्या जांच में? लेकिन सवाल यह है कि पूरे देश में आज सीबीआई पर, ईडी की जो क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी हुई है, मेरे लिए समाजवादी पार्टी के लिए सबसे सीरियस बात यह है। आपको अदिति जी पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने बुंदेलखंड में जब हमारे प्रधानमंत्री आए और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब उन्होंने लॉन्चिंग किया, अगले 15 दिनों में 20 पॉइंट पे वो पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो कोलैप्स कर गया। सवाल ये है कि क्या कोई जांच, अगर आप राजधर्म का काम करते हैं, सबको आप मैं इस डिबेट को जितना केंद्रित रखना चाहती हूँ अमीर जमाई, आप इस डिबेट को उतना फैला रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, पहले तो मैं आपके आंसर्स को मैं पॉइंट दर पॉइंट रिबटल लूंगी। पहले आपने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल हैं या फिर मनीष सिसोदिया हैं तो इन्हें जांच से डरना नहीं चाहिए, जांच पर इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पे पहले तो रीना गुप्ता आपका जवाब, क्योंकि यहां पर अमित जमई ने भी कहा जो ये क्लेम करते हैं कि वो ईमानदार हैं, उन्हें तो किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन का डर ही नहीं होना चाहिए, तो फिर इस पर एक तरह की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। रीना गुप्ता पहले इस पर आपका जवाब, उसके बाद आरपी सिंह जो इन्होंने दूसरा पॉइंट उठाया उस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले रीना गुप्ता का जवाब। जी अदिति जी, हम तो कह रहे हैं कराइए जांच, आप कराते आ रहे हैं जांच, लेकिन ये जांच नहीं है, ये आप परेशान कर रहे हैं विपक्ष को, और दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ विपक्ष के ऊपर आपकी रेड डलवाई जाती है? जब से मोदी जी की सरकार आई है 8000 नेताओं पे रेड पड़ी है,
कन्विक्शन रेट क्या है? 1% से कम, क्योंकि आप सिर्फ बदनामी करने के लोगों पे रेट डलवा रहे हैं। कल क्या निकला मनीष सिसोदिया जी के घर में? कुछ नहीं निकला। जो फालतू के आरोप लगाए जा रहे थे उसके खिलाफ कोई सबूत निकला? कोई सबूत नहीं निकला। आप 6 महीने तक, 1 साल तक जांच करवाते रहिए, रोज तलब कर लीजिए, बैठा लीजिए उनको, उससे क्या होगा? दिल्ली सरकार का सिर्फ काम नहीं हो पाएगा ना। तो जांच तो आप, हमें जांच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें रीना पता है गुप्ता कि जी आप दो बातें कर रही हैं मैम। रीना गुप्ता जी आप दो बातें कर रही हैं मैम, आप दो बातें कर रही हैं मैम। आप मेरी बात तो सुनिए, आप दो बातें करिए। आप थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी दीजिए। आपके नेताओं के खिलाफ जांच हो रही है, आपको दिक्कत उस पर हो रही है, या आपको इस बात पर दिक्कत है कि आपके नेताओं की तो जांच हो रही है लेकिन दूसरे नेताओं की जांच नहीं हो रही है? आपकी दिक्कत क्या है? अदिति दी, मैं समझा रही हूँ पर आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। मैंने आपको डेटा भी दिया है। नहीं मैडम, मैं समझ रही हूँ, मैं दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मैं आपको भी एग्जांपल, आप जो डेटा दे रही हैं उसके मुताबिक, क्योंकि कन्विक्शन रेट बहुत लो है मैम। नहीं, आप मुझे समझा रही हैं तो मैं समझा देती हूँ। आप ये दलील देने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि कन्विक्शन रेट लो है तो फिर जांच नहीं होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रही हैं? मेरी दलील ये है कि कन्विक्शन रेट लो है, इसका मतलब कुछ था ही नहीं और आपने फर्जी केस बनवाया, फर्जी रेट डलवाई, क्योंकि ये सारी एजेंसीज को आप कंट्रोल करते हैं। आपके हाथ में पपेट है ये सारी एजेंसी। और जैसे ही कोई विपक्ष का नेता आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, चाहे सुवेंदु, मैंने जो आपसे सवाल पूछा आप उस सवाल का जवाब दे दे मैडम। ठीक है, आपने कन्विक्शन रेट को लेकर फिर वही सवाल है मेरा। आपको दिक्कत मैम आपको दिक्कत, रीना गुप्ता, आपको दिक्कत इस बात से है कि आपके पार्टी के नेताओं से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या आपको दिक्कत इस बात से है कि जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है? प्लीज मैम 20 सेकंड्स में मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आरपी सिंह से सवाल लूंगी, प्लीज। मैं रिपीट करती हूँ अदिति जी, मुझे दिक्कत इस बात से है कि जहां पे प्राइमा फेसी कोई केस ही नहीं है जी, कोई भी एविडेंस नहीं है, आप ईमानदार लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस बात से मुझे दिक्कत है, क्योंकि ये देखा गया है कि हमारे खिलाफ जो 150 फर्जी केस लगाए वो सारे केस जो रफा दफा हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की फटकार लगाई कि किस तरह के मनगढ़ंत केसेस लेके आप आ जाते हैं। चार्जशीट तक कौन निर्दोष है कौन दोषी है उसके लिए इंस्टीट्यूशंस है ना इस देश में मैम, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए उसके लिए। मैं यही कहूंगी आपसे बस इतना ही कहूंगी कि इंस्टीट्यूशंस से इंतजार कर लेना चाहिए। किसी पर भी चार्ज लगे तो इंतजार कर लेना चाहिए। जिसने चार्ज लगाए अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन वीक है या पूरे तरीके से प्रोपेगेंडा है उसमें, या मोटिवेटेड है, या उसमें हैरेसमेंट है, तो वो जांच खुद ब खुद फ्लैट हो जाएगी। तो इंतजार कर लेना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। आरपी सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले अमित जमई ने कहा कि जिन पर चार्जेस हैं, मैम प्लीज, और गेस्ट को भी मुझे उम्मीद है आप मौका देंगे लोकतंत्र में। मैं आखिरी बात सुन लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि जिस तरह से प्राइम टाइम डिबेट आज चल रहा है 24 घंटे मनीष सिसोदिया जी पे, जिस दिन वो बाइज्जत बरी होंगे उस दिन भी आप प्राइम टाइम डिबेट करेंगी, क्योंकि जब भी हमारे किसी नेता एमएलए पे रेड पड़ती है, चार्जेस लगते हैं, उस दिन प्राइम टाइम डिबेट होता है। लेकिन जब वो बाइज्जत बरी होती है उस दिन कोई डिबेट नहीं होता है। अब आप मीडिया के बारे में बात करने लगी मैम। पहले आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पूछ रही थी सवाल, अब आप मैम मीडिया से सवाल पूछने लगी। और मैम हकीकत ये है, सुनिए मैम हकीकत ये है कि आपको जनता की अदालत का सामना करना होता है। जनता तय कर लेती है क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, तो जनता पर तो भरोसा कर लीजिए। वो तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको एजेंसी पर आपको भरोसा नहीं मैम। हाँ मैम ठीक है, तो जनता तय कर लेगी। उसके लिए सलाह भारत में बहुत आराम से और बहुत मुफ्त मिलती है, कोई बात नहीं मैम। सबको अपना अपना काम, सबको पता है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वही है जिसको जिसकी जांच, जिसकी कवरेज सूट नहीं करती वो नसीहतें देने लगता है, कोई बात नहीं। आरपी सिंह जी बोलिए अदिति। अभी अमित जमई ने कहा कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल जो है, इस्तेमाल नहीं, उन्होंने कहा दुरुपयोग हो रहा है। इन एजेंसीज की जो सैंक्टिटी है उसे अंडरमाइन किया गया है जी। उस पर आपका जवाब सर। जी मैं एक एक पार्टी के हिसाब से बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी पे जो कार्रवाई हो रही है कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हो रही है। ईडी की कार्रवाई जो बंगाल में कार्रवाई हो रही है वो भी कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हो रही है। वो जो पैसे पकड़े जा रहे हैं और जो लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर ज्यादा पकड़ा पूरे देश भर में, वो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। बीच बीच में जहां कार्रवाई पुलिस ईडी करती है। और मैं बहन जी का जरा डेटा फिर ठीक कर दूं, सीबीआई की जो कन्विक्शन रेट 70% से ऊपर है। जरा जानकारी दे दीजिएगा, आपको मिल जाएगी ठीक सी जानकारी। परंतु विषय जो इससे जिससे भाग रहे हैं, मूल विषय से, ये अपने आप को नेशनल लीडर किस दिन प्रोजेक्ट करना शुरू किया? 2 दिन पहले को इनको अंदाजा था
कि सीबीआई इनके अपडेट करेगी। कहना चाह रही होंगी जी तो इनको अंदाजा था कि सीबीआई की अब रेड होगी, सीबीआई जांच के लिए आएगी इनके दरवाजे पे, इसलिए अपने आप को नेशनल हीरो प्रोजेक्ट कर लो, इसलिए बड़े बड़े अखबारों में अपने पैसे देकर विज्ञापन से पालो। वो सब दिख रहा था, वो सबकी जानकारी में आ रहा था, परंतु जिस मूल बात से फिर वापस जवाब नहीं दे रहे कि भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच हो। इनके एक मंत्री ऑलरेडी जेल में हैं, इसके लिए बार बार कोर्ट जा चुके हैं, कोर्ट इनके मंत्री को फटकार लगा चुका है। अब उस मंत्री की याददाश्त भी कमजोर हो चुकी है कि मेरे को तो अब याद भी नहीं कि मैंने किसका पैसा कहां कैसे ट्रांसफर किया था। वो मैंने केजरीवाल साहब से लिया था या रीना बैंकी से लिया था या सिसोदिया साहब से लिया था, किसका पैसा मैंने ट्रांसफर किया, उनकी याददाश्त चले गई। बोला कोरोना के कारण मेरी याददाश्त चले गई, हालांकि कोरोना का इलाज उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में कराया था, सरकारी अस्पताल में नहीं कराया था। तो इसलिए ये विषय है, उसका जवाब देंगे नहीं। ठीक है, अब आप एक जवाब लीजिए सरोज तिवारी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सरोज तिवारी तक आवाज पहुंच रही है? एक कमेंट अभिषेक झा आपका, ये एजेंसीज के दुरुपयोग का मामला एक तरफ है, लेकिन नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हुए तो बार बार जो बात कही गई वो यही बात कही गई कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं, उनकी पार्टी तो कह रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में चेहरा तो अरविंद केजरीवाल होंगे। देखिए, हर पार्टी के पास अधिकार होता है अपने नेता के विषय में कहना, अपने नेता को प्रोजेक्ट करना, बताना कि उनके नेता में सबसे बड़ी योग्यता है। हमारी पार्टी भी इस बात को मानती है, पूरे बिहार की जनता और देश के लोग भी इस बात को समझते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी में प्राइम मिनिस्टर बनने के सभी गुण मौजूद हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी इतने पदों को संभाला है कि कोई भी कह सकता है कि वो प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो देश को एक नई दिशा देंगे। और बिहार से एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया है। आपने देखा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति की है, बिहार पे जिस तरह से सत्ता से बेदखल हुए हैं वो लोग, एक बौखलाहट उनके अंदर, पॉलिटिकली बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो लोग, इसलिए जिस तरह के बयान उनकी तरफ से आते रहते हैं। और समझना ये जरूरी है कि देश में जो चुनाव होते हैं वो मुद्दों पर आधारित होकर लड़े जाने चाहिए। देश के सामने महंगाई का मुद्दा है, देश के सामने बेरोजगारी का मुद्दा है, जो कर्जा देश पर है वो है, देश के युवाओं को कैसे आगे मुद्दों की बात अलग है। अभी तो मैं चेहरे की बात कर रही हूँ सर आपसे, नहीं मैं आपसे चेहरे की बात कर रही हूँ। और इस वक्त जो डिबेट है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर आप तो जेडीयू को किसी और पार्टी का, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ सर, सवाल का अगर आप जवाब देंगे तो ये डिबेट जो है ज्यादा सार्थक होगी और दर्शकों को भी ज्यादा समझ आएगी, क्लैरिटी मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये क्लेम कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ही 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा है, तो जेडीयू और नीतीश कुमार इस कॉन्टेस्ट में कहां खड़े हैं? बहुत बेसिक सवाल है, इस सवाल का जवाब। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा है कि उनकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। हमारी पार्टी ऐसा जरूर चाहती है, लेकिन हमारे नेता ने हमेशा समय समय पर इस बात का खंडन किया है। और आप आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के लोग क्या कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल में पोटेंशियल नहीं है, उनके नेता में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन पाए। मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि हर पार्टी चाहती है, टीएमसी चाहती होगी, समाजवादी पार्टी चाहती होगी, शिवसेना चाहती होगी, एनसीपी चाहती होगी कि उनके जो शीर्ष नेता है वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। इंपॉर्टेंट चीज अदिति जी ये है कि पूरे देश में विपक्ष को लामबंद होना होगा, एकजुट होना होगा, देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ना होगा। और यह जो शासन अभी देश में है एनडीए के रूप में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा गठबंधन है, इसको कैसे सत्ता से बेदखल करना है, इस विषय में सोचना होगा। आने वाले समय में चेहरा कौन होगा, ये तो सभी विपक्षी दल जब एक साथ बैठेंगे, एक साथ समन्वय बनेगा तो ये चीजें तय हो जाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यही है कि जो 2014 में आ चुके हैं, ऐसा करना है कि 2024 में ये लोग नहीं आए, ये हमारे नेता की इच्छा है। उन्होंने साफ साफ कहा था, आप लोगों ने, प्रेस के लोगों ने इस बात को कवर किया था कि जब विपक्ष को एक साथ आना होगा। हमने देखा था अभी जब राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, विपक्ष कितना बटा हुआ दिखाई दिया था, वो हमने आपने सबने देखा था।
और क्योंकि दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसीलिए डिबेट हो रही है सर। एक चेहरे को बाकायदा प्रोजेक्ट करने की बात की जा रही है, इसलिए डिबेट हो रही है सर। और थोड़ी देर पहले रीना जी कह रही थी मीडिया क्या तब डिबेट करेगा जब मनीष सिसोदिया बाइज्जत इस मामले में पाक साफ साबित होंगे। तो ये एक तरह का चलन सा बन गया है कि हर बात में इंस्टीट्यूशंस, चलिए पॉलिटिकल आरोपों के लिए आप इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप मीडिया को भी उसमें ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, मीडिया को, कई नेता ऐसे भी है तमीज सिखाना चाहते हैं, सवालों के जवाब पूछना बदतमीजी करार दे दिया जाता है आजकल पॉलिटिकल नैरेटिव में, तरह तरह के नाम दिए जाते हैं अगर डिबेट के मुद्दे पर नेताओं को रखने की कोशिश की जाए। कल ऐसी एक कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की तरफ से की गई थी। इसी प्रोग्राम के दौरान आपने वो देखी होगी, अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से आज क्या कहा गया, सुनिए। घोटाले करो, उल्टे पांव भागो, जनता को पीठ दिखाओ, मीडिया के सवालों का जवाब न दो, और कोई महिला पत्रकार पूछे तो उसको लताड़ करके धमकी देने का काम करो। इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। महिला सशक्तिकरण तो दूर, महिलाओं को अपमानित कैसे करते हैं ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिखाया है। तो ये सवाल पूछना ऐसे लगता है कि जो पावर में है उनसे सवाल पूछो, और क्योंकि दिल्ली में जब बात की जाती है तो आम आदमी पार्टी शासन में है, और इसीलिए सवाल कल का जो ताल ठोक के था उसमें आम आदमी पार्टी से ही वो सवाल थे, लेकिन वो सवाल जो उनके पैनलिस्ट थे सौरभ भारद्वाज उन्हें चुभ गए थे। उसी पर आप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को इस वक्त सुन रहे थे। लेकिन तौसीफ अहमद खान, आपसे मेरा जो सवाल है, एक तो ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि जब भी सवाल अनकंफर्टेबल हो मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दो, मीडिया पर सवाल उठा लो, लेकिन आप ये बताएं अगर आरोप लगें तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जिससे जांच करवा ली जाए? क्योंकि इस वक्त तो जो हम पॉलिटिकल दलीलें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि ईडी इस काम में सक्षम नहीं, सीबीआई इस काम में सक्षम नहीं, एजेंसीज को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। तो फिर कौन सी एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए अदिति जी, आप, मैं और जितने भी पैनलिस्ट हैं, और उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम जो दर्शक आपके जी न्यूज के हैं, ये कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो इस बात को ना समझे कि अगर एक पॉलिटिशियन को, एक राजनेता के ऊपर में करप्शन का इल्जाम लगाया जाता है तो वो उसके करियर पे एक दाग लगाने का काम करता है। अब जब कोई भी अगर एजेंसी, ईडी हो, सीबीआई हो, अगर वो किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ करप्शन का या किसी भी जुर्म का इल्जाम लगाती है तो उस एजेंसी की ये जिम्मेदारी है कि उसका इल्जाम जो है सच हो, फर्जी इल्जाम ना हो। और सच अगर इल्जाम होगा तो उससे उसकी कन्विक्शन में रिजल्ट आएगा। अब इसी रिजल्ट की मैं बात करता हूं कि ईडी का आप देख लीजिए रेट के कन्विक्शन रेट में एक सेकंड तौसीफ अहमद खान एक सेकंड सुन लीजिए सर। अभी आपने कन्विक्शन रेट जो है अभी बताया था, रीना गुप्ता और आरपी सिंह दोनों कन्विक्शन रेट बता रहे थे सर। नहीं सुनिए, मकसद क्या है सर, सुन तो लीजिए सर। आप ये तो बता दीजिए मुझे, इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या इन्वेस्टिगेशन हो ना हो, और अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो कौन सी एजेंसी करे? आप सोल्यूशन बताइए ना मुझे। मैं पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट में जा नहीं रही हूं, आप मुझे मौजूदा हालात में सोल्यूशन बताइए कि अगर इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, इस नेता पर, किसी भी पार्टी के नेता पर, तो फलाना एजेंसी जो है वो जांच करे। आप बता दीजिए मुझे, एक एजेंसी का नाम बता दीजिए, जनता को भी समझ में आएगा कि इस पर भरोसा करना है। नहीं, एजेंसी जो है, अभी अगर आप ईडी और सीबीआई की बात करें, इसी का दुरुपयोग हो रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, इनको जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि किससे कराएं? दुरुपयोग तो आप गिनवा ही रहे हैं सारे बैठकर ना, दुरुपयोग ही गिनवा रहे हैं आप। तो वो तो वही हो जाएगा, नाम बदल देना, नए एजेंसी हाँ, तो मैं इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ना, जिस पे विपक्ष को यकीन हो उस एक एजेंसी का नाम आप, तो उससे हम क्या उम्मीद रखेंगे? जिस एजेंसी पर विपक्ष को भरोसा हो तो आप मुझे बता दीजिए ना। अच्छा चलिए आप सोच लीजिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कटघरे में होती हैं, उनका पॉलिटिकल, उन्हें लेकर पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप समझ में आते हैं। लेकिन अगर सवाल, तौसीफ अहमद खान प्लीज, लेकिन अगर सवाल आम आदमी पार्टी से ये पूछा जाए कि आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बुनियाद पर खड़े हैं और आपके नेताओं पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए,
ये सवाल मैं आपकी अदालत में छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जनता जनार्दन है, आप ही मेरी अदालत है और आप ही मेरे जज हैं। लेकिन कल जब ये मैंने सवाल पूछा था तो रिएक्शन क्या था, देखिए। सुनो अदिति त्यागी, अगर बदतमीजी से बात करोगी, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तमीज सीखो और तब तमीज से सवाल करो, तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। बीजेपी वालों से तमीज से बात करती हो, अपोजिशन पार्टी वालों से बदतमीजी से बात करती हो, यह है आपकी पत्रकारिता। तमीज से सवाल करोगे, तमीज से जवाब मिलेगा, वरना जवाब नहीं मिलेगा। भाषण हो गया तो मुद्दे पे आ जाइए। मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए डिबेट नहीं करती, मैं जनता के लिए डिबेट करती हूँ। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है ना, जनता के लिए अकाउंटेबल बनिए। आप किसके लिए करती हैं? हाँ ठीक है, आ गए अवनी जी हम लोग से आगे। सौरभ भारद्वाज, यू आर नॉट। बदतमीजी नहीं सुनेंगे तुम्हारी। बदतमीजी कौन सी सुनेंगे? सवाल का जवाब अभी तक आप दे नहीं पाए। पिछले 5 मिनट से आप मुझसे जिरा कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं आपसे इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ ताकि देखे सौरभ भारद्वाज, सवाल पूछना आपसे बदतमीजी नहीं है, तो आपसे सवाल पूछना बदतमीजी नहीं है, आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चन करना बदतमीजी नहीं है। एक भी निजी हमला अगर मैंने किया हो और पिछले 5 मिनट में आप निजी हमलों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, पिछले 5 मिनट में निजी हमलों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये आपके बारे में बता रहा है। ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं भी जनता से ही कह रही हूँ, ये चुने हुए प्रतिनिधि। तमीज जनता तय करेगी, आप ना सिखाइए तमीज। तमीज से बात कीजिए, तमीज से। कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं, ये तो मैं तय करूंगा। लगते हैं उसमें जांच मेरे से सवाल होगा तो मैं तय करूंगा। ये सवाल बुरा लग रहा है, ये सवाल तमीज से बात तो आपको करनी पड़ेगी। सवाल क्या था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर बनी खड़ी पार्टी पर आरोप लगे करप्शन को लेकर तो जांच नहीं होनी चाहिए। तो सौरभ भारद्वाज मुझे तमीज, तो ये जनता के प्रतिनिधि हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं, ये वो पार्टी है जिसके आप शुरुआती दौर याद कीजिए। आम जन, हम आप जैसे हैं, इन्हें जी कहकर बुलाया जाए, ये कह रहे हैं। साथ ही ये क्या कहते हैं, मुझसे सवाल होगा तो मैं तय करूंगा। अब आप सोचिए, मीडिया को पाठ पढ़ाने वाले लोग, सवाल अगर पॉलिटिकल पार्टीज तय करने लगे तो फिर मीडिया की जरूरत है क्या? और सुनिए इन्होंने क्या कहा, और सुनिए। करप्शन पर बनी खड़ी पार्टी पर आरोप लगे करप्शन को लेकर तो जांच नहीं होनी चाहिए। तो सौरभ भारद्वाज मुझे तमीज सिखा रहे हैं, तमीज सिखा रहे हैं और कह रहे हैं बदतमीजी है ये सवाल पूछना। सौरभ भारद्वाज आपकी मर्जी। तुम्हारा लहजा बहुत बदतमीजी भरा है अदिति त्यागी। अदिति त्यागी, तुम्हारा लहजा बहुत बदतमीजी भरा है, ये बात तुम भी जानती हो। आपको सवालों के जवाब देने तो तुमसे एक सवाल के पास, तो अदिति त्यागी बोलिए। तमीज से बात करो, तमीज से सवाल करोगे जवाब मिलेगा। गिड़गिड़ाना नहीं आता है अदिति त्यागी को। अदिति त्यागी को सवाल पूछना। सौरभ भारद्वाज नहीं, अदिति त्यागी अपने घर में अपने परिवार वालों से इस तरह से बात करती हो। मेरे घर वाले देख लेंगे, चिंता मत कीजिए। ऐसे नाम लेते हो सलाह की अपने घर वालों से, अपने घर वालों से, नहीं है मुझे अपने घर वालों से, अपने बड़े भाइयों से, सवाल का जवाब अपने बड़े भाइयों से, अपने संबंधियों से ऐसे बात की जाती है। आरोपों की सौरभ भारद्वाज चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसे बात की जाती है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर खड़ी पार्टी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताइए संबित पात्रा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर जो पार्टी खड़ी हो उस पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो जांच होनी चाहिए या नहीं होनी? सोचिए जरा, एक न्यूज चैनल पर बैठकर एक पार्टी के प्रवक्ता मॉडरेटर के परिवार तक चले गए, उसके घर तक चले गए। ये जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि। आज आपको भी सोचना है, जब आप वोट देने जाते हैं तो आप कैसे जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। और सुनिए, चलिए आपसे सिखा के जाएंगे, आपको सिखा के जाएंगे, सवाल नहीं आपको सिखा के जाएंगे। संजय सिंह ने भी सिखाई थी, आज हम भी सिखाएंगे आपको। मेरे सवाल चुपते हैं। जैसे संजय सिंह ने सिखाई थी तुम्हें तमीज, ऐसे आज मैं सिखा के जाऊंगा। अच्छा, तमीज सिखाई, आज मैं भी सिखा के जाऊंगा। संजय सिंह ने भी सिखा के गए थे तुम्हें, मैं भी आज तमीज सिखा के जाऊंगा। भेजूंगी मैं, वो कौन सी तमीज थी? क्योंकि जो बदतमीजी आपने अपने रिश्तेदारों में, खानदानों में जिस तरह से बात करते हो, उस तरीके से बात सीखनी चाहिए। वो देख रहे हैं लोग, इस तरह से बात करते हो अपने कुलीग से। शहजाद पूनावाला, इस तरह से बात की जाती है शहजाद पूनावाला। तो सोचिए, सवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन के
मूवमेंट पर खड़ी पार्टी के नेता पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? उस सवाल के जवाब में मॉडरेटर पर हमले, उस सवाल के जवाब में उसके रिश्तेदारों तक चले जाना, उस सवाल के जवाब में उसके खानदान तक चले जाना, उस सवाल के जवाब में उसके परिवार तक चले जाना, आप जनता जनार्दन है, आपकी कोर्ट में ये फैसला छोड़ती हूँ। रीना जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी मैम? बिल्कुल अदिति जी, आपकी लैंग्वेज पे सवाल किया गया था अदिति जी, और आप अनुराग ठाकुर से सर्टिफिकेट ले रही हैं। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी, मैम मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। मैम सुनिए, तभी प्ले करना चाहिए जब मैम वैसे मेरे परिवार तक मैम लैंग्वेज पर आपत्ति है आपकी। नहीं रीना जी, रीना गुप्ता आपके परिवार, आप बता दीजिए 3 लाइनें मेरी भाषा सही नहीं थी, 3 लाइनें बता दीजिए मेरी भाषा की। रीना गुप्ता मेरी भाषा की 3 लाइनें बता दीजिए सही नहीं थी। और ये भी बताइएगा सौरभ भारद्वाज का मेरे परिवार, मेरे खानदान, मेरे रिश्तेदारों तक चले जाना आप उसे एंडोर्स करती हैं क्या रीना जी? बस मेरे बेसिक सवाल है। नहीं मैम, ये तो मेरे बहुत बेसिक सवाल है। मेरे परिवार, मेरे खानदान, मेरे रिश्तेदारों तक चले जाना सौरभ भारद्वाज का ये सही है, हाँ या ना? बस इतना बता दीजिए मुझे। अदिति जी, आपकी भाषा सही नहीं थी, आपको आदर सत्कार से बोलना चाहिए। जैसे मैं आपसे जब से आपके प्रोग्राम पे आई हूँ आपको आदर सत्कार से बोल रही हूँ, चाहे आप कितनी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी करें, कितने भी आप कुछ भी उनकी तरफ से सवाल बोले, लेकिन मेरे परिवार, रिश्तेदार, मेरे खानदान तक चले जाना क्या ये सही था? मैं आज यही दिखाना चाहती हूँ। आज ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा है, आज मैंने सवाल इसीलिए पूछा है कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही है कि इनकी पार्टी के पैनलिस्ट मेरे परिवार, मेरे खानदान, मेरे रिश्तेदार तक चले जाएं। लाइव डिबेट में बैठकर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला है, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला है, और ये कह रही है कि बहुत आदर सत्कार से बात कर रही हैं। तो आप ये डिबेट लगातार देख रहे हैं, आप ये डिबेट लगातार देख रहे हैं, कहीं आपको लगा कि मैंने इनके साथ बदतमीजी की है? इनसे सवाल पूछना इन्हें चुभता है। रीना गुप्ता जी, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, आदरणीय रीना गुप्ता जी, माननीय रीना गुप्ता जी, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे खानदान तक चले जाना एक जनप्रतिनिधि का, क्या ये सही है आपकी पार्टी के मैनुअल में? हाँ या ना? बस इतना जा रहा था अदिति जी। और आपकी अच्छा तो मेरे ये देखें ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, यू एक्सपोज योर ओन पार्टी। आप जब महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो जरूर देखिएगा आप अपने यहाँ पर अपने परिवार में अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? आप उन्हें सिखाते हैं कि जब किसी के साथ वाद विवाद हो, नहीं मैडम, मैं आपसे बात ही नहीं कर रही, मैं तो दर्शकों से बात कर रही हूँ जिनकी अदालत में मैं जाती हूँ। मैं आपकी अदालत फेस नहीं करती, ना मैं बीजेपी की अदालत फेस करती हूँ, मैं तो जनता की अदालत फेस करती हूँ, उन्हीं से बात कर रही हूँ। आप जब अपने बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, उन्हें आप सिखाते हैं कि किस तरह से समाज में उठना बैठना है, तो क्या आप उन्हें सिखाते हैं कि किसी के साथ तुम डिसएग्री करो, कोई तुमसे सवाल पूछ ले तो उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके खानदान तक चले जाना? क्या आप ये सिखाते हैं? क्या इसका कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? ये फैसला मैं आपकी अदालत में छोड़ती हूँ। आरपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आपका जवाब। तो आप इनसे पूछ रहे हैं, केजरीवाल साहब का वो याद है ना, जो कहा था योगेंद्र यादव जी को पिछवाड़े पर, तो इनकी भाषा इसी प्रकार की। आप काय को ऐसे लोगों के दीदी और दीदी कौन बोल रहा है? अरे याद, आपकी भाषा याद है रीना गुप्ता। मैं इस डिबेट में जी टीवी के जो श्रोता है उनके सामने नहीं रख सकते शब्द उस प्रकार के शब्द केजरीवाल साहब ने योगेंद्र यादव जी के लिए इस्तेमाल किए थे। याद है, भूल गए पिछवाड़े पर। और वही पार्टी है जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली को घर पर रात को बुलाकर केजरीवाल साहब ने उसकी अपने विधायकों के माध्यम से पिटाई करा दी थी, अंशु प्रकाश की। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इनको तमीज या इनको कोई अच्छी बात समझ में नहीं आएगी। ये लोग अलग प्रकार के लोग हैं। इनको लगता है कि यही तरीका है, जब बात का जवाब ना बने तो तू तलाक पे आ जाओ, जब बात का जवाब ना बने तू तलाक पे आ जाओ, आप नाम लेना शुरू कर दो, खानदान पे चले जाओ, परिवार की बात करने लगो। ये इनका स्टाइल है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये आपको यही सिखाया गया, आपके परिवारों में यही सिखाया। इसी बात से हम डरते हैं कि दिल्ली वालों इससे बचो, ये दिल्ली में आपके स्कूल में आपके बच्चों को भी यही सिखाएंगे, इसलिए बचने चाहिए दिल्ली वालों। और इसलिए शायद केजरीवाल साहब ने अपने बच्चे दिल्ली के स्कूल में नहीं पढ़ाए। रीना गुप्ता, यू हैव 40 सेकेंड्स, यू हैव 1 सेकेंड। आपने भी कहा था ना रीना गुप्ता, मेरी भाषा आपत्तिजनक थी, मेरी भाषा के 2 सेंटेंस आप बता दीजिए, मैं आपको 40 सेकेंड देती हूँ जिनमें मैंने अभद्र भाषा, आपत्तिजनक
शब्दों और टिप्पणी की हो। दो शब्द, दो सेंटेंसेस बता दीजिए। मैं तो शब्दों पे तो बाद में आऊंगी। दो सेंटेंसेस आप बता दीजिए। अभी देख रही थी, मैंने हमेशा देखा है जब भी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एड्रेस करती हैं, आप हमेशा आदर सत्कार के साथ करती हैं। आज भी आपने आरपी सिंह जी बोला, बाकी किसी को आपने जी नहीं बोला। मैम आप ये डिबेट की क्लिप मैं आपको भेज दूंगी मैडम। आप सेलेक्टिव है ना अप्रोच में मैडम। कई बार मैंने आपको भी मैडम बोला है। शुरू से नहीं मैडम, आपको तो मैंने मैडम बोला है। आपको तो मैंने मैडम बोला है। हाँ आप नोटिस कीजिए मैडम। और नीना गुप्ता जी बोला है, लेकिन उसको आपको याद नहीं है। उसको आपको याद नहीं है, उस पर आपको याद नहीं है। ये विक्टिम कार्ड खेलने की जो आपकी आदत है ना, इसे बाहर निकल कर आइए। बस यही मैं एक्सपोज करना चाहती थी। कुल मिलाकर आप दो सेंटेंस नहीं गिना पाई, दो सेंटेंस नहीं बता पाई, जिसे आप आपत्तिजनक भाषा बता रही थी। आपत्तिजनक भाषा बता रही थी रीना गुप्ता, लेकिन दो सेंटेंस नहीं बता पाई। आप दो सेंटेंस नहीं गिना पाई मैडम। मैम थैंक यू सो मच दैट यू सेड व्हाटएवर यू सेड एंड यू कुड नॉट सब्सटेंशिएट। आप नहीं दे पाई दो सेंटेंस जो ये प्रूव कर पाते कि आपत्तिजनक भाषा है, क्योंकि उसमें कुछ आपत्तिजनक था ही नहीं। और जो दर्शक आज ये डिबेट देख रहे हैं, उन्होंने कल भी ये डिबेट देखी होगी। सोचिए जरा, वो देख रहे होंगे आपकी पार्टी का दर्शकों को पता है मामले पर बिल्कुल देख रहे होंगे हमारे साथ। हाँ मैम कोई बात नहीं, ठीक है मैम। आपके सर्टिफिकेट की तो जरूरत ही नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैम, कोई बात नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ सरोज तिवारी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। सरोज तिवारी, आपने सुना होगा मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 2024 में अरविंद केजरीवाल होंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा। एक ही चेहरा है विपक्ष में, अरविंद केजरीवाल। आपका जवाब? देखिए, भारत में प्रधानमंत्री बनने की अहर्ता रखने वाले सभी व्यक्ति प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री पद पे कोई रिजर्वेशन तो है नहीं कि ये फला आ सकता है, फला नहीं आ सकता। तो सबको सोचने में क्या बुराई है? अदिति जी भी सोच सकती हैं कि मैं भी बन जाऊं, उनको सोच लेने में कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन ये तो होगा तब जब सदन का नंबर होगा आपके पास। सदन का नंबर जहां से भी आएगा, जिसके पास भी आएगा, प्रधानमंत्री वही होगा। ये बड़ी साधारण सा प्रश्न है और बड़ी साधारण सा उत्तर है। इसके लिए इतना हाय तौबा। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि लड़ाई तो 2024 में जी सरोज जी, ये तो कह रहे हैं 2024 में लड़ाई कांग्रेस पार्टी से ही होगी, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी से ही है बीजेपी की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में कहाँ है? भाई बीजेपी की लड़ाई हर आम आदमी से ही होगी, आम आदमी पार्टी से नहीं होगी। क्योंकि हर आम आदमी महंगाई से मजबूर है, बेरोजगारी से तंग है, हर तरीके से परेशान है। और जो वादे करते थे, और अमूमन देखिएगा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हार्ड स्पोकर्स होते हैं। एक तरीके से आप देखिए, लोकपाल करके बीजेपी सत्ता में आई, 8 साल हो गया, लोकपाल नहीं बना। ये करप्शन अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन करके आए, और फिर देखिए जो हुआ है वो हो रहा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो मैं आम आदमी पार्टी का, मैं निजी तौर पे फिलहाल मैं क्या विरोध करूंगा या किसी का मैं विरोध नहीं करूंगा। हमारी आपत्तियां हो सकती हैं, उनके साथ मत भेद हो सकते हैं, मत विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो 2024 की लड़ाई इनके साथ मिलकर लड़ सकते हैं आप? लेकिन फिर 2024 की लड़ाई एक बार इनके साथ सरकार तो बना चुकी है आपकी पार्टी। देखिए, सरकार बना चुकी है, नहीं लड़ लेंगे अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में। मैं बता तो रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। आप एकदम लगातार बोलिएगा तो मैं बोलने तो दीजिए। संभावनाओं पे जी जवाब दीजिए ना। संभावनाएं, हाँ, तो संभावनाओं पे ही राजनीति होती है। और संभावनाएं अगर इस तरीके की बनती हैं, किस तरह की बनती हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि किसी के साथ हम लोगों को चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ खास करके लड़ना पड़े। ऐसी संभावना मुझे दिखती नहीं है। लेकिन भविष्य में कौन क्या होगा, कैसे होगा, अभी गंगा में बहुत पानी बाकी है बहने को, तब तक बहुत। अच्छा, संभावनाओं की आप बात कर रहे हैं, उन संभावनाओं में अरविंद केजरीवाल को नेता मानना आपके उस संभावना की गुंजाइश है? नहीं, नेता मानने की गुंजाइश, ये देखिए, नेता मानने की गुंजाइश आपकी तभी होती है जब आप सदन में नंबर रखने लायक। ठीक है, अमीक जमाई, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि मैं 2024 में ये जो प्रोजेक्शन, ये जो परसेप्शन की लड़ाई है, जो प्रोजेक्शन की लड़ाई है, इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी कहाँ है? अदिति त्यागी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी गठबंधन बना के लड़ते हैं और एनडीए की सरकार है, उसमें अलाइज है उनके। इसी तरह से पूरा जो विपक्ष है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का साथ पूरे राज्यों में लोग छोड़ रहे हैं। पंजाब में साफ हो गई,
बिहार में खत्म हो गई, बंगाल में बीजेपी कुछ कर नहीं पाई, महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं किस तरह से पैसे से देकर वहां पे सरकारें बनी हैं। तो ये दिन बीजेपी के बहुत उल्टे अब गिने जा रहे हैं। लेकिन एक मजबूत विपक्ष के लिए एक बड़ा विपक्ष सभी पार्टियों को मिलकर देश के मुद्दों पर, दवाई है, पढ़ाई है, कमाई है, शिक्षा है, इन सब मुद्दों पर इस देश को खड़ा करना पड़ेगा। आप अदिति जी, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, कल जो हुआ बहुत गलत आपके साथ हुआ, लेकिन आप बहुत अच्छी इंसान हो। अच्छी इंसान है कि आप एक जुमले में फंस गई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मैं भी एक जुमले में फंस गया था, समाजवादी पार्टी भी। एक साहब ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, रेल बेच दिया, जमीन बेच दिया, जहाज बेच दिया, कुछ नहीं बचा। इन जुमले में आदित्य जी आगे से आप मत पड़िएगा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वैसे ही रहिए, सवाल करिए। मैं इतना कहूंगा कि आप में सौम्यता हमेशा से है, लेकिन मेरा ये कहना है किया था ना, सवाल मैंने सवाल ही किया था अमीक जमई, थैंक यू। एंड मुझे अच्छा लगा कम से कम एक पॉलिटिशियन होने के नाते जो रीना गुप्ता नहीं कर पाई वो आपने वो हिम्मत दिखाई, वो मैं अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन वो जुमला नहीं, वो सवाल है। नहीं, आपने कहा ना जुमला, लेकिन सुनिए, हाँ ठीक है, मुझे पता था आप वहां जाएंगे। ठीक, क्योंकि उसके गैंग रेपिस्टों को इस सरकार आप आए सड़क पर, छोड़ दिया। जी बीजेपी की कमेटी के लोगों ने अब आप सड़क पे आए। और एक सेकंड आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन को जुमला कहा ना, एक सेकंड रुक जाइए। रीना गुप्ता जी से भी तो पूछ ले, आदरणीय रीना गुप्ता जी से भी पूछ ले, वो कैसे लेती हैं आपके इस जुमले वाले अटैक को। रुक जाइए एक सेकंड। आदरणीय रीना गुप्ता जी, अब आप भी आ गए सर, हमदर्दी है। फिर दूसरी लाइन में आप ये सवाल नहीं करेंगी। आप एक काम किया कीजिए, आज मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज से कहती हूँ, दर्शकों की अदालत में कहती हूँ, अपने सवाल भेज दिया कीजिए। नहीं एक सेकंड, आप अपनी सुविधा के हिसाब से सवाल भेज दीजिए। अच्छा अमीक जमई, मुझे उनसे भी सवाल करना चाहिए ना। अमीक जमई सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। अमीक जमई सुन लीजिए, मुझे तो उनसे भी सवाल करना चाहिए, जो कहते हैं लड़के हैं गलती हो जाती है, मुझे उनसे भी सवाल करना चाहिए। वो आप गिनवाना भूल गए, तो उस पर जवाब सोच के रखिएगा कि लड़के हैं गलती हो जाती है, इस पर आपका क्या जवाब है। और रीना गुप्ता जी ये कह रहे हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है वो तो आपका जुमला भर था। ठीक है, कोई बात नहीं सर, अब आप अपना सवाल का जवाब सोच के रखिए, मुझे अगला सवाल लेने दीजिए। और अगली बार से आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक मैनुअल भेज दीजिएगा, क्वेश्चनर भेज दीजिएगा, मैं जनता के सामने रख दूंगी कि फला पॉलिटिकल पार्टी ये सवाल पूछवाना चाहती है, ताल ठोक के जनता को तय करने देते हैं, जनता पर छोड़ती हूं मैं, क्योंकि हर फैसला जनता करती है मेरे लिए, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। ठीक है, और अपने आदर में जिसे जो बुलवाना हो, जिसे हो कि आप कहें आदरणीय रीना गुप्ता जी, जिसे जो माननीय लिखवाना हो, कहलवाना हो, आप बता दें। आप वो पहले से रिक्वेस्ट भेज दें, श्री माननीय, रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, वो सूची भी आप भेज दें। लेकिन अभी रीना गुप्ता की आवाज, रीना गुप्ता ये कह रहे हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन। सर सुनिए मेरी बात ध्यान से, मुझे हर पैनलिस्ट को अकोमोडेट करना है। अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, उनके पास जाऊंगी तो वो बोलेंगे आपने उन्हें इतना टाइम दिया, ये एक और प्रॉब्लम रहती है, एक और कंप्लेन रहती है। तो जरा रुक जाइए, आपने कहा ना जुमला, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जुमला। रीना गुप्ता जी आपका जवाब। देखिए अदिति जी, इस देश में अगर जुमला किसी ने खोला है तो वो तो सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने छोड़े हैं। 8 साल से जुमले छोड़ते आ रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरी आएंगी, 15 लाख हमारे अकाउंट में आएंगे, 2022 में सबको अपना घर मिल जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो भारतीय जुमला पार्टी से बड़ा जुमला तो किसी ने छोड़ा ही नहीं है इस देश की जनता के साथ। नहीं, लेकिन अमीक जमई आपकी पार्टी से सवाल पूछ रहे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन को जुमला बताकर, उस पर जवाब मांग रही थी मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि हमारे ऊपर जितने इन्होंने केसेस करे, चाहे रेड करी, सीबीआई करी, इनकम टैक्स करा, तो भी कुछ करा, इनका करप्शन से कोई वास्ता नहीं है। आरपी सिंह ने नहीं कहा, अमीक जमई ने कहा उनके पास कोई एजेंसी नहीं। एक सेकंड आरपी सिंह जी, एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए एक सेकंड। एक बार में एक पैनलिस्ट, मेरे पास समय का अभाव है। आरपी सिंह मैं आपको वापस मंच दूंगी सर, क्लोजिंग कमेंट तो आप ही को देना है क्योंकि यहाँ पर हर पार्टी के निशाने पर आप ही हैं। लेकिन एक सेकेंड, रीना गुप्ता जी मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ। तो आदरणीय रीना गुप्ता जी, अभी अमीक जमई ने कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन
ये एक जुमला भर था। इस पर आपकी पार्टी का क्या जवाब है? जमाई की पार्टी के पास एजेंसी नहीं है, तो आप उन्हें ये नहीं कह सकती कि हमें एजेंसी में फंसाते हैं, एजेंसी से दबाव बनाते हैं, हैरेसमेंट करते हैं। वो जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब मांग रही हूं मैं। देखिए अदिति जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारे किसी नेता के खिलाफ कोई भी चार्ज अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि इतने भ्रष्ट नेता जो थे, चाहे शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्वा शर्मा, जिनको ये पानी चोर बोलते थे, ये सारे भ्रष्ट नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उनके खिलाफ सारे चार्जेस क्यों ठोक हो गए? क्यों ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विपक्ष की सरकारें तोड़ने की कोशिश करती है, हर जगह ऑपरेशन लोटस की कोशिश करती है? इसका पैसा कहां से आता है भारतीय जनता पार्टी के पास? ठीक है, अब आप अलग ट्रैक पर जा रही है। भ्रष्टाचार पर मैं रहना चाहती हूँ, आप सरकारें तोड़ने पर जा रही हैं। आरपी सिंह जी, आपका जवाब। जी, असल में ये बता नहीं रही कि सरकारें चुनाव लड़ने के लिए, सरकारें बनाने के लिए इनके पास पैसा कैसे आता है। मैं बताता हूँ, शराब के जो ठेके उठते हैं उनमें हिस्सेदारी जो बढ़ती है, उससे पैसा कमाकर स्टेट्स में जाकर चुनाव लड़ते हैं। और बड़ी बात करते हैं गोवा के अंदर क्या हुआ, उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ, जमानतें जब्त हो गई, इनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। रीना बहन, मैंने आपको बोला नहीं, मैंने आपसे बोला नहीं, कृपया रुक जाइए रीना बहन, जी, आदरणीय रीना गुप्ता जी, कैसे बोल लेने दीजिए, उनके पास भी लिमिटेड टाइम है अब इस डिस्कशन में, तो बोल लेने दीजिए, उनका जवाब तो ले लीजिए प्लीज। अन्ना हजारे जी की इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टोपी इन्होंने दिल्ली वालों को पहना दी। अब ये खुलने लगा मामला तो इससे डरते हैं। सचिंदर जैन पर बेल नहीं ले पा रहे। इनके एक विधायक है जो 60 लाख रुपए प्रति माह रिश्वत देते पकड़े गए हैं। मुकदमा चल रहा है, मुकदमा बंद नहीं हुआ। 60 लाख रुपए प्रति माह जल बोर्ड से, टैंकर वालों से रिश्वत देते पकड़े गए हैं। इनकी एक पार्षदा अभी रंगे हाथ पकड़ी गई। इनकी पार्षदा दिल्ली की मनीष सिसोदिया की अपनी विधानसभा की एक पार्षदा, एक कॉर्पोरेटर रंगे हाथ पकड़ी गई रिश्वत देते हुए। मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा प्लीज, हमारे पास समय का अभाव है। जी न्यूज पर खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ। और जाने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने जी न्यूज का, और कल से जब से शो में हमने आम आदमी पार्टी के पैनलिस्ट सौरभ भारद्वाज से सवाल पूछे हैं, जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।